हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसे हम लोग हिंदी में निर्वचन के आंतरिक उपकरण भी कहते हैं। अब हम लोग इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत ही ईजिली वे में और हिंदी नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप इसे नोट कर लेंगे कि आखिर ये क्या होता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति, फैमिली एंड सोसाइटी के पूरे बैकग्राउंड को जानने के लिए उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जानना जो है बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार स्टैट्यूट, जैसे कि हमारा कोई भी स्टैट्यूट है या फिर हमारा कोई भी लॉ है, तो उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड को जानना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एड्स। किस लिए इंटरनल एड्स पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम लोग को स्टैट्यूट के जो बैकग्राउंड है उसको समझने के लिए हम लोग को इंटरनल एड्स के बारे में समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग इंटरनल एड्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल एड पढ़ेंगे। इंटरनल एड क्या होता है? इंटरनल एड मीन्स दोज एड्स विच आर अवेलेबल इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ। मीन्स कि स्टैट्यूट के जो अंदर होता है, मीन्स कि आंतरिक, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी लॉ के या फिर किसी भी स्टैट्यूट है या फिर किसी भी एक्ट के बैकग्राउंड को जानने में वो सहायता प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल जैसे टाइटल है, टाइटल शीर्षक, उसमें टाइटल अगर हम बात करें कि जैसे कि सीआरपीसी ही हम ले लेते हैं। सीआरपीसी में अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइटल की, दो टाइटल होते हैं। एक तो शॉर्ट टाइटल होगा, आप सीआरपीसी ओपन करके देखिए, उसमें देखेंगे शॉर्ट टाइटल में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973। एंड लॉन्ग टाइटल की बात की जाए तो लॉन्ग टाइटल में दिया हुआ है एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पीनल प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पर यही चीज़ बात कही गई है कि टाइटल से किसी भी स्टैट्यूट को हम समझ सकते हैं और यह एक तरीके का इंटरनल एड्स है। एंड सेकंड हो जाता है आपका प्रीएम्बल। आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया या फिर कोई भी अगर आप लॉ की बुक खोलते होंगे तो उसमें प्रीएम्बल दिया रहता है। प्रीएम्बल जो है लॉन्ग टाइटल की तरह एक्ट का पार्ट होता है, किसी भी स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को बताता है। ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी भी स्टैट्यूट के प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं, लॉ का जैसे कोई भी बुक है उसके प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं, तो वो जो स्टैट्यूट है, वो जो बुक है क्या कहना चाहता है हमको समझ में आ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया एंड अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, बट कहा गया है कि स्टैट्यूट के साथ प्रीएम्बल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, आपको बता दूं मैं, प्रीएम्बल जो है नहीं था। ओके, अब यहाँ पर थर्ड जो एड है वो है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसे हम लोग निर्वचन खंड भी कहते हैं। इसे डेफिनेशन क्लॉज भी कहा जाता है। ओके, यह सभी एक्ट की स्टार्टिंग में होता है। सभी एक्ट है तो कोई भी सेक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग में जो है लिखा रहता है, तो वो क्या करता है, किसी भी सेक्शन के बातों को बताता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के निम्न वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीआरपीसी या फिर आईपीसी के अंतर्गत से अभिप्रेत है अथवा से अभिप्रेत है। तो ये सब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। ये तीन आपके क्लॉज हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। एंड आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग आप समझ सकते हो क्या हेडिंग है। हेडिंग जो है किसी भी स्टैट्यूट का हेडिंग जो है, स्टैट्यूट के सेक्शन क्या कहना चाहते हैं इससे ये पता चलता है। यह 1845 में स्टार्ट हुआ था। केस था आपका रमेश मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1983, जबलपुर लॉ जर्नल 358 के केस में बताया गया था कि स्टैट्यूट जो है, हेडिंग जो है स्टैट्यूट एंड सेक्शन, हेडिंग क्या करता है, स्टैट्यूट एंड सेक्शन ईटीसी के ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है। ओके, कोई भी स्टैट्यूट है, लॉ है या फिर सेक्शन दिया हुआ है, तो हेडिंग अगर हम समझ लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आईपीसी का जो सेक्शन है,
आईपीसी का सेक्शन 300 किस चीज़ की बात करता है? मर्डर की बात करता है। तो ऑफकोर्स इस पे मर्डर के बारे में ही डिफाइन किया गया होगा। अगर हम 378 की बात करते हैं आईपीसी सेक्शन, तो ये थेफ्ट के बारे में डिफाइन करता है। तो थेफ्ट मीन्स होती है चोरी, तो चोरी को ये डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, किसी भी हम शीर्षक से हम जान जाते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहता है स्टैच्यूट। ओके, नेक्स्ट हो जाता है आपका मार्जिनल नोट्स, जिसे हम लोग पार्श्व टिप्पणी भी कहते हैं, टिप्पण भी कह सकते हैं, पार्श्व टिप्पणी भी कह सकते हैं। सेक्शन के ये बगल में होती है और सेक्शन के इफेक्ट को कम करने का कार्य करती है। अब क्या मार्जिनल नोट का क्या यूज है? यह क्या है कि जहाँ स्टैट्यूट की लैंग्वेज जो है क्लियर होते हैं, तो वहाँ इसे लगाया जाता है। यह लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं होती है। एंड मार्जिनल नोट जो है विधानमंडल से सहमति प्राप्त है इसे। ओके, एंड इसका यूज जो है बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स होती है दृष्टांत। आप आईपीसी को आप देख लीजिए, चाहे आप टीपीए का बेयर एक्ट खोल लीजिए, तो उसमें आप देखते होंगे एक इलस्ट्रेशन दी हुई रहती है, एक्सप्लेनेशन दी हुई रहती है। तो इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन को अभी हम लोग समझते हैं। सेक्शन के अंतर्गत जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसके मीनिंग को बताता है। तो एक केस था आपका कैलाश चंद्रा वर्सेस सनातन ILR 1881 के केस में क्या कहा था? इलस्ट्रेशन जो है सेक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। एंड एक्सप्लेनेशन मीन्स आप समझ सकते हो कि इसे हम लोग स्पष्टीकरण या व्याख्या भी कर सकते हैं। और इलस्ट्रेशन मीन्स कि आप इसे उदाहरण भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे चोरी है, तो चोरी के दृष्टांत आप देखते होंगे, इलस्ट्रेशन देखते होंगे आईपीसी के। अगर आप बुक आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि ए ने बी से क्या किया कि पर्स छीन के भाग जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो सेक्शन है उसका वो क्या कहना चाहता है, उससे हम लोग को और भी ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन तो एक ये हो गया। एक्सप्लेनेशन जो है स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या करता है, मीन्स सेक्शन के ऑब्जेक्ट को बताता है। केस है आपका मोहम्मद इस्माइल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1966। एक और एम होगा यहाँ पे। कभी कभी इसमें क्या बताया गया है कि कभी कभी सेक्शन क्या कहना चाहता है या क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्या करते हैं, सेक्शन को क्लियर एंड सिंपल बनाते हैं। तो यही आपका एक्सप्लेनेशन है। ये सब हमारे इंटरनल एड्स है। एंड प्रोविज़ो, अब आपने कभी सेक्शन को बेयर एक्ट से पढ़ा होगा, तो प्रोविज़ो दिए रहते हैं। तो वो क्या करता है, सेक्शन को प्रतिबंध लगाता है। मीन्स कि सेक्शन कोई भी चीज़ कहा गया है तो उसके ऊपर जो है एक तरीके से कहा जाए कि आपको जो है प्रोविज़ो लगा दिया कि नहीं, ये इसको छोड़कर यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहता है। किसी भी सेक्शन में प्रोविज़ो दिया रहता है तो ये सेक्शन पर प्रतिबंध लगाता है कि आप इसको छोड़कर ही इस सेक्शन का उपयोग करेंगे, मीन्स इस सेक्शन को समझेंगे। एंड सेविंग क्लॉज क्या होता है? व्यावृत्ति खंड, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। किसी भी सेक्शन के रिपलिंग एंड इनेक्टमेंट के टाइम इसे ऐड किया जाता है, सेविंग क्लॉज। एंड नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन इज़ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। ओके, स्मॉल एलिमेंट है, बट पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल कॉमा है, सेमी कॉलम है, कॉलम है, सेमी कॉलन है। तो जैसे कि आप किसी भी स्टैट्यूट को बना रहे हैं, लॉ को बना रहे हैं, अगर आपने कॉमा छोड़ दिया या फिर सेमी कॉलन छोड़ देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट जो है दूसरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पंक्चुएशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस थे इसके अंतर्गत। मैं आपको बता दूँ एक आध केस है आपका वीरा राघोलू वर्सेस मद्रास निगम की केसेस में क्या हुआ था कि न्यायाधीश ने, जो जस्टिस थे कृष्णा स्वामी अय्यर ने, मद्रास अधिनियम के नंबर जो है 1904 के इंटरप्रिटेशन में सुराग के रूप में जो पुराना मद्रास एक्ट था 1884 में प्रयुक्त जो पंक्चुएशन था उसका सहारा लिया था। इसके बाद में फिर जाके मद्रास एक्ट 1904 को बनाया गया था। मीन्स कि 1884 के अंतर्गत जो पुराने जो मद्रास एक्ट थे उसके पंक्चुएशन के
चिन्ह को लेकर, पंक्चुएशन जो है उसको लेकर ही नया जो मद्रास एक्ट है उसको बनाया गया था। एंड आपका लास्ट हो जाता है स्केड्यूल। स्केड्यूल मीन्स होती है अनुसूची। किसी भी एक्ट के लास्ट में स्केड्यूल होती है जो स्टैच्यूट का पार्ट होता है, स्टैच्यूट के इंटरप्रिटेशन में इम्पोर्टेंट रोल को निभाती है। यही आपका हो जाता है आपके इंटरनल एड्स। ओके, तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का ही एक्सटर्नल एड रहेगा। एंड अगर आपको और कोई भी टॉपिक की जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।